राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 जो आने वाला है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आ ही गए हैं, वेबसाइट पे तो आ गए हैं, बस जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। तो वो जो लिंक है वो आपकी 14 मई को एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप लोग परसों से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी अप्लाई करूँगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा आप सभी के माइंड में कि हमारी ना, हमने जैसे कई लोग हैं जिन्होंने दे रखा है पहले से, बट कई ये होंगे जिनको ये डाउट होगा कि हमने तो कभी पेट दिया नहीं है और हमें उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या होती हैं, और आपने काफ़ी सर्च भी किया होगा, आपने चीज़ें देखी भी होंगी। तो मैं आपने बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपने कलेक्ट कर ली होंगी, बट मैं एक बार रिवाइज़ कर दूँगी यहाँ पे। एंड क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या तरीका रहेगा, क्योंकि देखिए पेट आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, बट पेट का पेपर डिफ़िकल्ट होता है, पेट का पेपर इजी नहीं होता है। पिछले 2023 वाला पेपर आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान देनी होंगी, जो आपको आगे हेल्प करेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने वो सारी लिख ली हैं, तो मैं शायद आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छा गाइड कर पाऊँ। और बाकी अगर कोई भूल होती है तो उसके लिए ज़रूर आप लोग माफ़ करिएगा, और आप कमेंट करके कोई भी और डाउट रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। ठीक है, देख लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली है। मैं ये कहूँगी कि सारी चीज़ें नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं, बट मैंने कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट, जो मुझे आपको स्पेशली बतानी है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख ली हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी डिटेल इसमें ले लिया, और जो मैं बताती जाऊँगी उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करती जाऊँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में एक्चुअली हमें करना क्या है, उसको किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट यही होगा, और कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस प्लेटफॉर्म को चुने, बेटर क्या होगा क्या नहीं, ये सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि जैसे कि आपने सुना ही है, इस बार जो नोटिस आया है और अखबार की कटिंग्स में भी आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार कहा गया है कि इसकी 3 साल तक के लिए पात्रता होगी। मतलब आप अगर इस साल 2025 में क्वालिफाई करते हैं तो वो आपका 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल जिन भी परीक्षाओं में पेट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पेट क्वालिफाई ही जिसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 साल तक जितनी वैकेंसीज आएंगी आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब कि 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपको, जैसे अभी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, तो 14 मई 2025 से इसके एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ बता दूं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम अगस्त, जून के लास्ट या अगस्त में देख सकते हैं। एग्जैक्ट मान लो कि इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई या फिर अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब फॉर्म अभी अप्लाई होंगे तो पूरा का पूरा जून का लास्ट ले ही लेंगे, उसके बाद जुलाई के लास्ट में जाकर के मे बी, बट अगस्त कंफर्म है कि अगस्त में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप लोगों के पास अभी 2 से 3 महीना आप लोगों के पास रहेगा। एक ये मई, इसके बाद जून और जुलाई। अगस्त का मत सोचो, बस ये 3 महीने सोचो कि यही 3 महीने हैं आपके पास। ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के आसपास, ये मेरा कहना नहीं, अंकित भाटी सर का कहना है, तो मैं उनके हिसाब से ये जो डिटेल है ये मैं उनके हिसाब से बता रही हूँ, बाकी चीज़ें ये मेरी अलग से हैं। तो रिज़ल्ट उनके हिसाब से अक्टूबर 2025 तक आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है हर एग्ज़ाम का ये होता है कि 2 से 2.5 महीना लेता ही लेता है रिज़ल्ट को, है ना, मैक्सिमम टाइम, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा। और ये मैंने यहाँ पे 2025 और 2028 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 साल की जो वैलिडिटी है ये उसके लिए, कि 2028 तक ये वैलिड माना जाएगा। अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाता है, जब ये काउंट आपका 3 साल आपके रिज़ल्ट से होगा, कि जब आपका रिज़ल्ट आपके पास आ गया है देन उसके बाद से आपका 3 साल काउंट होगा। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है, OMR बेस्ड होता है। और जैसे कि आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देखा है, एग्जैक्ट उसी की तरह एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर होता है, OMR मिलती है, आपको फिल करने होते हैं, उसी तरह आपको उसमें पीछे एक शीट दी जाती है सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट उसी तरीके से एग्ज़ाम वगैरह इसमें होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है।
और ये 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिल रही है 1/4, वही चीज़ यहाँ पे भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप वहीं एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका 1/4 के हिसाब से आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि पिछली कट ऑफ भी मुझे रखनी चाहिए थी कि क्या रहने वाली है। ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे मैं ये मतलब ऐड नहीं कर पाई। तो पिछली बार वैसे 2023 में हुआ था, 24 में नहीं हुआ, तो उसके बाद से अभी ये 25 में हो रहा है, ठीक है। अब पहले एज पे बात कर लेते हैं, देन इसके सिलेबस पे आते हैं। तो एज इसमें जो जनरल कैटेगरी है, तो एज में मैं बता दूँ 18 से 40 साल एज है। जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी जो ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर्स हैं इनके लिए 18 से 45 साल है, प्लस एज रिलैक्सेशन भी है इसके बाद, ठीक है। और एससी और एसटी जो है 18 से 45 साल, इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 10th लेवल से शुरू है, मतलब जो भी बच्चा 10th क्वालिफाई है, 10th क्लास उसने कर ली है, अगर वो 11th या 12th में भी है तो भी वो UPSSC पेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो इसकी मतलब मेन जो भी इसकी डिटेल्स होती है वो। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया कि मिक्स ही रहता है। एग्जैक्ट यूपी पुलिस का जो पेपर आपने देखा होगा, जिन्होंने दिया होगा, कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलता है, कैसे उसमें OMR रहती है और पीछे जो शीट मिलती है सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट उसी तरीके का पेपर होता है। उसी तरह आपको आगे फ्रंट पेज पे डिटेल भरनी है, उसी तरह से बिल्कुल कंडक्ट कराया जाता है, सब कुछ उसी तरीके से होता है। तो आपको वहाँ पर एक डाउट ये आपका ख़त्म हुआ कि क्या होता है, कैसे होता है, पहली बार देंगे वो ख़त्म। अब बात करते हैं इसका मेन, ठीक है। अब कई SSC एस्पिरेंट्स ये होंगे, ये कन्फ्यूज़न होंगे कि सिलेबस में क्या क्या और ऐड ऑन करना है। तो मैं बता दूं कि जो पेट का एग्ज़ाम है उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब उसमें आपका इंग्लिश भी होगा, उसमें आपका मैथ्स भी होगा, उसमें हिंदी भी होगा, उसमें आपका GS, जो भी आप SSC के सिलेबस में, पहले तो ये सुन लो कि SSC के सिलेबस में जितना भी कुछ आता है वो सारा कुछ आपके पेट में देखने को मिलेगा। जो आपने यहाँ पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी होंगी, ठीक है। मतलब जैसे GS पढ़ा, GS में आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे आपने स्टैटिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ मैंने NCERT क्यों लिखा है, क्योंकि देखो पिछले पेपर, तो NCERT लिखने का मेरा पर्पस ये था कि NCERT जो होती है ना, अगर आपने 6 to 12th NCERT ढंग से पढ़ ली है तो मैं बता दूं कि आप पेट के एग्ज़ाम में अपना ये घबराएंगे नहीं। क्योंकि देखिए जो पेट का एग्ज़ाम है ना, कई PCS या UPSC जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी इसमें अपेयर होते हैं, तो उनके हिसाब से आप समझ रहे हैं कंपटीशन किस लेवल पे रहता है। तो ये भी कहूँगी कि हाँ, ये जस्ट आपके लिए एक मतलब वो एक टाइप का एक सर्टिफिकेट होगा ये कि आप कुछ एग्ज़ाम्स में अपेयर हो पाएंगे, ठीक है। ये आपको नौकरी नहीं दिला रहा है, इसके थ्रू आप मतलब एलिजिबल होंगे किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो NCERT रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि ये जो NCERT है ना, इसी पे आपका ये जो सिलेबस मैंने अभी बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी पे आधा ये टिका हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये एक समझ लीजिए ये नींव है आपके, आपने अगर इसे ढंग से पढ़ा है ना, और कई चैप्टर ऐसे जैसे आर्थिक सुधार वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और गांधी, है ना, गांधी जो गांधीवाद वगैरह था जो हिस्ट्री में, ये सारी जो भी मतलब टॉपिक्स 1857 की क्रांति वगैरह, जो भी आपके 6 to 12th में जितनी भी पूंजीवादी समाज वगैरह जो भी मतलब आपका इसमें है, वो सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसको ना स्किप मत करना, इसे ज़रूर रखना, क्योंकि मैं भी 1 हफ्ते का टाइम लेकर के इसको मैं ज़रूर ख़त्म करूँगी और 1 हफ्ते में आपकी 6 to 12 NCERT ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी टॉपिक्स पे, जैसे कि हिंदी में आपको गद्यांश देखने को मिलते हैं, जो कि 2 गद्यांश आते हैं और वो 5-5 नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन से आप घबराना मत कि मैंने 2 into 5 क्यों लिखा है। 2 into 5 इंटू का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। 2 गद्यांश आपको देखने के मिलेंगे। अब कैसे गद्यांश, आपने यूपी पुलिस का पेपर हो या SSC GD का पेपर हो, उसमें देखा होगा आपने कि एक पैराग्राफ होता है, तो उसमें आपको गद्यांश देखने को मिलता है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। और मैथ्स में आपको DI, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन आपने देखा ही होगा, मैथ में आपने किया ही होगा हमेशा,
तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर का आपका ये होगा, 10 नंबर का आपका ये होगा। तो इन्हें ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपने यूपी पुलिस के पेपर में देखा होगा कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनते हैं, तो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको भी ढंग से प्रिपेयर करना आपको पड़ेगा। एक इसमें है ये टेबल इंटरप्रिटेशन, इसी के तरह ही एक ये भी होता है, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि 5 नंबर के होंगे, ठीक है। 5-5 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 5 का और एक क्वेश्चन 5 का। तो आपको टेबल इंटरप्रिटेशन से भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें करनी ही करनी है, इसलिए मैंने इसे नोट डाउन किया, वरना मैं बाकी चीज़ें ओरली आपको बता देती, ठीक है। बाकी हिस्ट्री से लमसम 5 क्वेश्चन का वेटेज है। अब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, बट एक मतलब आसपास का एक डाटा मतलब ऐसी अंदाज़ा लगा के अगर मैं बताऊं तो 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं हिस्ट्री से सिर्फ, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछता होगा, तो जो आपका वैदिक था, है ना, उत्तर वैदिक था, आपके जो नव पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये जितने भी थे, बौद्ध, जैन, है ना, और जितने भी हमारे दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश रहे हैं, उत्तर भारत के जितने भी रहे हैं, ठीक है, और उत्तर पूर्वी जितने भी रहे हैं हिस्ट्री में, जितने भी है सूफी संत, है ना, और जितनी भी चीज़ें रही हैं, आप एसएससी में पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस मतलब अलग एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। और क्वेश्चंस को ना लेवल एक स्टेप ऊपर लेके चलना। मतलब ये नहीं कि अगर आपसे उसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का, तो आपको इसमें ये नहीं करना है कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे कालक्रम पूछा कि कब से कब तक का था, तो सिर्फ वो आपने इसीलिए बता दिया, या उनका अंतिम शासक कौन था ये पता है आपको तो बता दे, या कुछ और मतलब ये कि जो तक्षशिला है यूनिवर्सिटी उसके निर्माता कौन है, क्या है, ये सारी अगर इस टाइप की चीज़ें पूछे तो सिर्फ इतने पे नहीं होता, आपको चीज़ों को ढंग से समझना पड़ेगा, अच्छे से हर चीज़ को एक एक ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वाकई टफ़ होता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ होता है यूपीएससी वगैरह की तरह, बट ठीक होता है, बट थोड़ा लेवल आपको अप लेकर के चलना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये जो है, ये मैंने आपको कई बार टॉपिक दिया भी है कि इसे पढ़ा करो, इसलिए दिया है क्योंकि ये इसके अंदर ना आपके जितने भी जैसे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या कुछ और, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें ना, कौन कौन से आंदोलन वगैरह हुए हैं, कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, संगठन बनाए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें नेशनल मूवमेंट हम समझ गए होंगे क्या चीज़, एक एक चीज़ कवर कर लेना, छोड़ना मत, इससे बहुत इंपॉर्टेंट। और आप फंसोगे सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में, तो इसको ढंग से कवर कर लेना। इसके बाद अगर मैं कुछ बताऊं तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये कुछ मेन चीज़ें समझाने के लिए मैंने लिखी है। बाकी आपका इसमें मैंने देखा था जहाँ जहाँ से मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करी है, सभी ने मुझे एक एक चीज़ बताई है कि ये जो इकोनॉमिक्स है आपको एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें कर लेना है, आपको कवर करनी है। साथ के साथ जितनी भी चीज़ें आप अभी अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीज़ें तो पढ़नी है, लेकिन एक इसमें आपको बैकग्राउंड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हिस्ट्री की तरह ही है। 1947 से लेके 1991 के बीच में जो भी आर्थिक सुधार रहे हैं, जो भी चीज़ें डेवलप की गई है ना, तो जो भी 1947 से 91 तक की जो नीतियाँ रही हैं और जो भी डेवलप्ड हुआ है वो सारी चीज़ें लेनी है। और रेवोल्यूशन इसलिए मैंने लिखा है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। और ये आपका मैंने ये जो लिखा है ये एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इसको पढ़ लेना 1991 एलपीजी रिफॉर्म, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ढंग से कवर कर लेना। इसके बाद 2014 के बाद जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं अभी 2025 तक, वो सारी चीज़ें आपको ढंग से करनी है। ये आपको कथन फॉर्म में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये इसलिए 2014 से क्योंकि 2014 में हमारे जो वर्तमान में जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो 2014 से ही अपने मतलब पदभार संभाल रहे हैं, ठीक है। तो 2014 के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, और क्या क्या चीज़ें मतलब इकोनॉमिकल क्या क्या ग्रोथ्स हुई हैं, वो सारी चीज़ें 2014 के बाद से लेके अभी तक कितने आर्थिक सुधार हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं,
वो सारी चीज़ आपको खुद निकाल करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बट ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस्ड कर सकते हैं। बाकी तो जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन सब चीज़ों को ढंग से पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक बता दूँ, इंग्लिश में भी आपका जैसे इंग्लिश में जितना भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो सारी पढ़नी है। और इसके अलावा पैसेज, जैसे मैंने गद्यांश में बताया कि ये गद्यांश आएगा हिंदी में, इसी तरह इंग्लिश में पैसेज आप जानते ही होंगे, आपने ये 10th 12th में भी दिए होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम वहाँ भी देख रखे होंगे आपने पैसेज किस टाइप आते हैं। बाकी जो CGL वगैरह या अदर SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके सब्जेक्ट में इंग्लिश होगा, उन्हें भी पता होगा कि पैसेज में क्या कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर करनी है। इसके अलावा मैं कुछ बता दूँ, जैसे कि रीजनिंग हो गई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट आप लोगों को देखना है, और जितने भी अदर, मतलब ये मैंने स्पेशली बोला, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, डाइस, क्यूब, अदर जितने भी टॉपिक है, नॉन वर्बल एंड वर्बल, जितनी भी रीजनिंग में आता है वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, मिक्स होगा सब कुछ, ठीक है। और मैथ्स में भी आपको सारे पता ही हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों से रहेगा क्वेश्चंस, तो आपको दोनों ही देख लेना है, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। कंप्यूटर को भी थोड़ा तैयार कर लेना, ठीक है, एक आध क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। और टीचर की अब बात करूँगी, कहाँ से आपको इसे पढ़ना है, कहाँ से आपको इसको शुरू करना है, तो उसके लिए मैं बताऊँ तो अभी के टाइम पे, जैसे अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो अभी आप मैं आपको बुक प्रेफर करूँगी कि बुक पहले उठाओ, टीचर नहीं, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी जो आपको बुक में मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास लूसेंट की किताब है तो आप लूसेंट की किताब को दोबारा उठाओ, उसे ढंग से पढ़ो। बाकी जो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें जोड़े हैं, पॉइंट जोड़े हैं, उनको आप सर्च कर करके यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। उनके नोट्स बना लो, उन्हें कर लो, ठीक है। बाकी अगर कोई चाहे तो PYQ ले सकता है, UP SSC पेट की कोई बुक वगैरह ले सकते हो। बाकी मेरे पास जैसे ही पेट की ई बुक आएगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगी। बाकी यही चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। अभी आप लोग बुक प्रेफर करो, NCERT को करो, पहले सारे चैप्टर क्लियर करो अपने। और हाँ, आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करनी है, आपको चीज़ों को समझनी है, क्योंकि यहाँ आपका रटा हुआ क्वेश्चन काम नहीं आएगा। यहाँ पर आपका चीज़ों को जो आप समझेंगे वो काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको चीज़ों को समझना है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए हमें वो चीज़ पता है, वो टॉपिक पता है, देन हम कैसे भी करके उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो अगर कुछ भी छूटता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अभी आप लोग बुक से ही प्रिपेयर करो, बाकी मैं आप लोगों को बताऊँगी टीचर्स को लेकर के कि कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा, कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो अपने आप में सभी बहुत अच्छे हैं, बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छा मटेरियल, एकदम मतलब एक ऐसी वीडियो हो जिसमें सारी चीज़ें कवर हो, एक एक चीज़ बताई हो, इसके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी वीडियो बना करके नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आई होप समझा पाए होंगे। अगर कुछ भी छूटता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दी आपने ये कवर नहीं किया, ये कवर नहीं किया और ये ऐसे नहीं बताया, तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट में ज़रूर ध्यान दूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, पढ़ते रहिए। राधे राधे।